हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। सॉलिड स्टेट के तीसरे लेक्चर में आपका फिर से वेलकम है और आई होप आपने फर्स्ट और सेकेंड लेक्चर को आपने पढ़ा और अच्छे से देखा भी। अगर नहीं देखा तो फर्स्ट सेकेंड लेक्चर का जो वीडियो है वो भी प्लेलिस्ट में डाला हुआ है या इस वीडियो के इन डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, जाके देख लीजिएगा। ठीक है, आज के इस टॉपिक में यानी प्रीवियस टॉपिक में हमने क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस, साथ ही साथ क्रिस्टलाइन सॉलिड के चारों टाइप्स आयनिक, मेटालिक, मॉलिक्यूलर, कोवैलेंट एंड नेटवर्क सॉलिड को हमने पढ़ा था। ठीक है, उसकी सारी प्रॉपर्टीज़ को हमने सीखा था और उन चारों में क्या सिमिलैरिटीज़ है, क्या डिफरेंसेस है, इनके बारे में भी हम लोग चर्चा किए थे। आज के इस क्लास में हम लोग करने वाले हैं क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल के बारे में। ठीक है, तो क्रिस्टल लैटिस और यूनिट सेल आज का ये टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। ठीक है, अब सवाल यहाँ पर ये है कि ये जो क्रिस्टल लैटिस है ये क्या होता है। ठीक है, आप सभी जानते हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो होते हैं वो उसमें एटम्स या मॉलिक्यूल्स या आयंस जो होते हैं रेगुलर और रिपीटिंग पैटर्न में अरेंज होते हैं। जैसे कि यहाँ दिखाया गया है, सभी में मॉलिक्यूल्स यहाँ पर जो है रेगुलर और रिपीटिंग पैटर्न में अरेंज किए हुए हैं। ठीक है, तो यानी कि ये सभी क्रिस्टलाइन सॉलिड है। अब क्रिस्टलाइन सॉलिड में एक खास बात क्या होती है, क्रिस्टलाइन सॉलिड जिन छोटे पार्टिकल से मिलकर बने हुए होते हैं वो कुछ इस तरीके से यहाँ पर अरेंज्ड है कि ऐसा लग रहा है कि वो किसी एक खास पैटर्न के बार बार रिपीटेशन से वो बने हुए हैं, है ना। जैसे कि यहाँ पर लग रहा है कि हेक्सागन बार बार रिपीट हो रहा है। और चूंकि आपने पढ़ा है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है वो लॉन्ग रेंज ऑर्डर के होते हैं क्योंकि उसमें कोई खास पैटर्न बार बार रिपीट करता है। जैसे क्रिस्टलाइन सॉलिड के ये सारे एटम्स हैं, ठीक है, इन सभी एटम्स को अगर हम ज्वाइंट कर दें, मतलब कि यहाँ पर सबको हम सारे पॉइंट्स को अगर मिलाते हुए जाएं, ये लाइन बस एक इमेजिनरी लाइन है, अगर यहाँ पर मिलाते हुए हम लोग जाएं यहाँ पर, तो आप देखोगे कि ये ऐसी ज्योमेट्री फॉर्म कर रहा है जिसको देख करके आपको लगेगा कि ये किसी एक पैटर्न के बार बार रिपीटेशन से ये बन रहा है। जैसे आपको लग रहा होगा जस्ट लाइक स्क्वायर की तरह, है ना, कि यहाँ बार बार जो है स्क्वायर जो है रिपीट हो रहा है, बार बार स्क्वायर यहाँ पर रिपीट हुए जा रहा है। ठीक है, लग तो रहा है, तो यहाँ पर बार बार स्क्वायर रिपीट हो रहा है। ध्यान दीजिए यहाँ पर, तो ये जो सॉलिड्स है जो कि एक किसी खास ज्योमेट्री के बार बार रिपीटेशन से ये बना हुआ है, इस पूरे स्ट्रक्चर को ही बोलते हैं हम लोग क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस बोलते हैं। क्रिस्टल लैटिस क्या होता है, तो जो 3D या 2D तो यहाँ समझाने के लिए है, हालांकि ये 2D जो हम बनाए फिगर वो समझाने के लिए है। यहाँ पर 2D ये सही फिगर है, ये ग्राफीन का ये स्ट्रक्चर है, ग्रेफाइट के एक लेयर का ये स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये क्यूबिक स्ट्रक्चर है, ऐसा सॉलिड मिलेगा भी और हमारे चैप्टर में क्यूबिक के बारे में ही अधिकतर ऑलमोस्ट बातें दी गई है। ठीक है, तो ये सभी फिगर को आप लोग देखिए, सभी में सिमिलैरिटी यही है कि सभी फिगर एक छोटे, चाहे वो 2D हो या 3D हो, ठीक है ना, छोटे स्ट्रक्चरल यूनिट के बार बार रिपीटेशन से इस पूरे फिगर को बनाया गया है। ठीक है ना, और यही जो है कहलाता है क्रिस्टल लैटिस या स्पेस लैटिस कहलाता है। यानी कि द सॉलिड मेड बाय द रिपीटेशन ऑफ सिंपल स्ट्रक्चरल यूनिट, है ना, कि जो सिंपल स्ट्रक्चरल यूनिट के रिपीटेशन से बार बार रिपीटेशन होने से जो स्ट्रक्चर बनता है ना, उस स्ट्रक्चर को ही हम लोग बोलते हैं क्रिस्टल लैटिस या स्पेस लैटिस बोलते हैं। तो क्रिस्टल लैटिस को बड़ी अच्छे से डिफाइन हम लोग कर सकते हैं, आप भी मेरे साथ नोट्स बना सकते हो यहाँ पर। तो क्रिस्टल लैटिस अगर हम यहाँ पर लिखें तो इस पॉइंट से आपको ये समझ में आएगा कि द 2D भी लिख सकते हैं या 3D भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। द 2D 3D स्ट्रक्चर formed by the repetition of simple structural unit, जो सिंपल स्ट्रक्चरल यूनिट, चाहे वो क्यूबिक के रूप में सिंपल हो, चाहे वो हेक्सागोनल सिंपल एक स्ट्रक्चर हो, चाहे वो स्क्वायर एक सिंपल स्ट्रक्चर हो, उनके रिपीटेशन से जो यहाँ पर स्ट्रक्चर बना हुआ है इज कॉल्ड, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिस्टल लैटिस। उसी को हम लोग यहाँ पर क्रिस्टल लैटिस बोलते हैं या स्पेस लैटिस भी इसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग क्रिस्टल लैटिस या क्या बोलते हैं, स्पेस लैटिस बोलते हैं। और प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या है कि ये जो क्रिस्टल लैटिस बना हुआ है इसमें जो सबसे छोटा स्ट्रक्चरल यूनिट है जिसके रिपीटेशन से वो बना हुआ है, इस स्ट्रक्चरल यूनिट को हम लोग
यूनिट सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूनिट सेल बोलते हैं। यानी कि कोई भी क्रिस्टल लैटिस जिस छोटे और सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर के रिपीटेशन से बना होता है, उस छोटे जो और सिंपल स्ट्रक्चरल यूनिट को हम लोग क्या बोलते हैं? उसी को यूनिट सेल बोलते हैं। ठीक है, तो ये पूरा स्ट्रक्चर हो गया क्रिस्टल लैटिस या स्पेस लैटिस, उसका एक छोटा सा यूनिट। छोटा यूनिट क्या है? तो इसका छोटा यूनिट कुछ ऐसा है, इसका छोटा यूनिट ऐसा है। ठीक है, आपको दिखने में लग रहा होगा। इसका छोटा यूनिट जो है वो ऐसा है, और इसका छोटा यूनिट जो है वो ऐसा है। ये तीनों ही जो बनाए हुए हैं स्ट्रक्चर, उसको हम लोग यूनिट सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? यूनिट सेल बोलते हैं। तो यूनिट सेल को भी डिफाइन कर लेंगे यहां पर इस तरह से, द सिंपल स्ट्रक्चरल दैट मीन्स हो गया स्मॉलेस्ट, है ना, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ क्रिस्टल लैटिस। A crystal lattice is called unit cell। जैसा कि बॉडी में सेल होता है, बॉडी का जो टिश्यू होता है या बॉडी जो बना होता है वो सेल के बार बार रिपीटेशन से बना होता है। ठीक है, तो सेल को बॉडी का सिंपलेस्ट यूनिट कहा गया है। उसी तरह से यहाँ पर जो है इस यूनिट सेल को हम लोग जो है इस क्रिस्टल लैटिस का क्या कहते हैं? स्मॉलेस्ट यूनिट जो होता है उसी को हम लोग यूनिट सेल यहाँ पर नाम दिए है। ठीक है, जैसे सेल है वैसे ही यूनिट सेल है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया यूनिट सेल। दोनों समझ में आ गया। और प्यारे बच्चों एक बात और है कि ये जो यूनिट सेल या क्रिस्टल लैटिस जिस एटम्स या मॉलिक्यूल्स या आयन से बने होते हैं, ये जो आप 3D अरेंजमेंट में या 2D अरेंजमेंट में आप जो डॉट या ये जो पॉइंट देख रहे हो, इसी पॉइंट को बोला गया है लैटिस पॉइंट। लैटिस पॉइंट या इसी को लैटिस साइट भी बोलते हैं, लैटिस साइट भी बोलते हैं। यानी कि लैटिस जो है जिस पॉइंट या छोटे से डॉट से बना हुआ है, एक्चुअली वो एटम्स मॉलिक्यूल्स या आयन होते हैं, उस पॉइंट को हम लोग लैटिस पॉइंट बोलते हैं या लैटिस साइट बोलते हैं, क्योंकि वही मेन चीज़ है, वही जो है इस पूरे स्ट्रक्चर को बना रहा है ना। अगर ये लैटिस पॉइंट यहाँ से यहाँ हिल जाए तो वो क्यूबिक नहीं रहेगा। ठीक है, लैटिस पॉइंट ही इंपॉर्टेंट है, मेन वही है। ये लाइन तो बस इमेजिनरी लाइन है, ये लाइन बस बतला रहा है इनके और उनके बीच की डिस्टेंस को। ठीक है, बाद बाकी तो मेन चीज़ तो वही है, लैटिस पॉइंट ही होती है। ठीक है, तो ये हमारा लैटिस पॉइंट है। प्यारे बच्चों समझ में आ गया यहाँ पर क्रिस्टल लैटिस क्या होता है और यूनिट सेल क्या होता है। अब वास्तव में ये कि हम लोग 2 डायमेंशनल यहाँ पर तो बस सीखने के लिए पढ़ेंगे। मेन काम किस में करना, हम लोग को 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर के लिए मेन काम करना है। ठीक है, तो आइए हम लोग 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर भी जानेंगे और 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर के बारे में भी पढ़ेंगे, और बारी बारी से हम लोग स्ट्रक्चर यूनिट सेल के बारे में स्टडी करेंगे, हर टाइप के यूनिट सेल के बारे में स्टडी करेंगे। एक्चुअली क्या है कि ये जो पूरा स्ट्रक्चर है उसका स्टडी थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, लेकिन बात ये है हमारे लिए आसानी ये है कि जैसे कि मान लीजिए एक यूनिट सेल की बात कर ले, अब पूरे क्रिस्टलाइन सॉलिड का स्ट्रक्चर वैसा ही है, तो कुछ टर्म जैसे मान लीजिए डेंसिटी की बात कर रहे हैं, तो जो डेंसिटी इतने पार्ट की होगी वही डेंसिटी पूरे सॉलिड की भी होगी। जाहिर सी बात है कि अगर एक बूंद पानी की डेंसिटी अगर 1 ग्राम पर मिलीलीटर है, तो एक बाल्टी पानी की डेंसिटी भी क्या होगी? वही होगी, डेंसिटी तो बदलती नहीं है, जस्ट वही बात है। तो यहाँ पर भी एक यूनिट सेल का अगर हम लोग प्रॉपर्टी जान ले तो पूरे क्रिस्टल लैटिस का प्रॉपर्टीज हम लोग जान सकते हैं। तो इसलिए हम लोग जो है पूरे सॉलिड का स्ट्रक्चर का एक बार में स्टडी नहीं कर पाते हैं अगर, तो हम लोग सिंपली उनके यूनिट सेल का स्टडी करते हैं। और यूनिट सेल, एक ही यूनिट सेल, किसी भी सॉलिड का यूनिट सेल को जान लो, है ना, किसी भी सॉलिड के एक यूनिट सेल की सारी प्रॉपर्टीज जान लो, उस सॉलिड की प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट डिफाइन हो जाती है। इसलिए हम लोग यूनिट सेल के बारे में यहाँ पर सीखेंगे, यूनिट सेल के बारे में ही पढ़ेंगे, उसी से पूरे सॉलिड का नॉलेज हम लोग को मिल जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग। यहाँ पर आप लोग ये डेफिनेशन सब नहीं नोट किया तो नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग आगे बढ़ते हैं, तब यूनिट सेल के बारे में आगे की ओर पढ़ाई करते हैं। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आपने यहाँ पर सीखा कि यूनिट सेल ही पूरे क्रिस्टल लैटिस को डिफाइन करता है, एक्सप्लेन करता है। यूनिट सेल की शेप जैसी होगी, क्रिस्टल का भी शेप वैसा ही होगा। यूनिट सेल की जो है डेंसिटी जो होगी, क्रिस्टल की डेंसिटी वही होगी। उनकी प्रॉपर्टीज़ जो है, पूरे क्रिस्टल की प्रॉपर्टीज़ डिपेंड करती है एक यूनिट सेल की प्रॉपर्टीज़ पर। तो अब हम लोग यूनिट सेल की ही पढ़ाई शुरू करने वाले हैं। अब सवाल यहाँ पर ये है कि हम अभी देखें कि हमारा कोई यूनिट सेल क्यूबिक हो जाता है, कोई यूनिट सेल हेक्सागोनल हो जाता है, कोई यूनिट सेल टेट्रागोनल होगा, कोई ऑर्थोरोम्बिक होगा।
तो ये सब जो अलग अलग शेप वाले यूनिट सेल है, दुनिया में बेसिकली 7 तरह के यूनिट सेल पाए गए हैं, ठीक है ना। तो ये जो 7 तरह के जो हमारे पास यूनिट सेल है, आखिर वे सातों अलग अलग क्यों है? तो इसका 2 मेन कारण है। अब देखिए यहाँ पर, जैसे कि अगर हम बात करें कि ये हमारा स्क्वायर है, ये हमारा स्क्वायर है, ये स्क्वायर क्यों है भाई? तो क्योंकि आप जान रहे हैं इसके चारों जो साइड्स है वो एकदम इक्वल लेंथ के हैं और हर एंगल कितना है, 90 का है, इसलिए यह स्क्वायर है। ये रेगुलर हेक्सागन है। रेगुलर हेक्सागन क्यों है भाई? क्योंकि जितने लेंथ इसका सभी लेंथ जो है एज लेंथ इक्वल है और हर एक एंगल जो है 120 डिग्री का है, इसलिए ये रेगुलर हेक्सागन है, ठीक है। इसी प्रकार से ये जो है हमारा रोम्बस शेप में है ना। तो ये जो शेप होता है वो एक्सप्लेन्ड 2 बातों से होती है। किसी भी चीज़ की शेप जो है 2 बातों से एक्सप्लेन यहाँ पर जनरली हम लोग क्या करेंगे, एक होगा उसका यहाँ पर जो एक्सिस पर का लेंथ होगा, एक्सिस पर मतलब जिसको कि हम लोग एज लेंथ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एज लेंथ बोलते हैं, भुजा या कोण की लंबाई बोलते हैं, है ना। उस पर डिपेंड करता है इस स्ट्रक्चर का शेप, ठीक है। और साथ ही साथ जो ये एंगल है, 2 एजेस के बीच का जो एंगल है, या 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर की जब बात करेंगे तो 2 फेस के बीच का जो एंगल होगा, एक ये फेस एक ये फेस, इसके बीच का जो एंगल होगा, अगर एंगल यहाँ 90 का है तो वो क्यूबिक शेप में जाना चाहिए, और वही अगर एंगल यहाँ पर 90 से थोड़ा सा भी गड़बड़ा जाए तो वहाँ पर वो क्यूबिक नहीं रह पाएगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो है एंगल्स और जो एज लेंथ है वो यूनिट सेल के शेप को अलग अलग करते हैं, और इन्हीं अलग अलग वैल्यूज़ पर दुनिया भर में 7 तरह के बेसिक क्रिस्टल्स पाए गए हैं। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है कि कितने बेसिक क्रिस्टल्स होते हैं, तो क्या बोलना है, 7 बेसिक क्रिस्टल होते हैं। कितने होते हैं? 7 बेसिक क्रिस्टल्स होते हैं। अब ये 7 बेसिक क्रिस्टल्स जो क्लासीफाइड हुए हैं वो जिन जिन क्वांटिटीज़ के बेसिस पर क्लासीफाइड हुए हैं, या जिन जिन चीज़ के कारणों से, जैसे यहाँ पर हम कारण बता रहे थे अभी आपको कि एज लेंथ हो गया, एंगल हो गया, ये कारण है, ठीक है। तो जिन कारणों से वो जो है आपस में एक दूसरे से अलग है, उन कारणों को हम लोग सिंपल सी बात बोलते हैं पैरामीटर्स ऑफ यूनिट सेल। क्या बोलते हैं? पैरामीटर्स ऑफ यूनिट सेल। पैरामीटर्स किसे कहेंगे? तो यूनिट सेल के शेप को जो निर्धारित करता है, जो यूनिट सेल के शेप को जो डिफरेंट बनाता है ना, ढेर सारे डिफरेंट यूनिट सेल को जो डिफरेंट करता है एक दूसरे से, वो होती है पैरामीटर्स ऑफ यूनिट सेल। पैरामीटर्स समझने के लिए जो है हम लोग को एक जनरल 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाना होगा, है ना, एक यूनिट सेल बनाना होगा, कोई भी एक यूनिट सेल हम लोग को ड्रॉ करना होगा, और उसी के बेसिस पर हम लोग सीखेंगे कि पैरामीटर्स किसके क्या क्या है, ठीक है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर पैरामीटर्स के लिए हम लोग करते क्या है, इस चीज़ को पहले इरेज कर लेते हैं। तो जब यहाँ पर इसको हम लोग इरेज यहाँ पर कर लेते हैं, अब देखिए यहाँ पर हम लोग करने क्या वाले हैं, एक जनरल एक स्ट्रक्चर लेते हैं हम लोग। ये स्ट्रक्चर कैसा है इससे कोई मतलब नहीं है, बस एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, और ऐसा लग रहा है कि ये किसी क्रिस्टल का एक यूनिट सेल है, किसी क्रिस्टल का ये यूनिट सेल है, ऐसा बस प्रतीत हो रहा है। कर दिए ये कोई क्रिस्टल, ये स्पेस लैटिस हो गया, लैटिस पॉइंट होंगे, और लैटिस पॉइंट ये है, तो ये हमारा एक यूनिट सेल बन गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर समझने के लिए क्या सब बातें हैं। ये हमारा एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, जाहिर सी बात है 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को समझने के लिए जो कोऑर्डिनेट्स चाहिए वो 3 एक्सिस पर होंगे। 3 एक्सिस कौन कौन? तो एक्स वाई जेड एक्सिस होंगे। एक्स और एक्सिस जो है और वाई एक्सिस जो है वो जनरली प्लेन में हम लोग बनाया करते हैं। ये प्लेन जमीन पर एक्स और वाई एक्सिस खींच दिए, ये इधर एक्स है तो इधर एक्स डैश होगा, इधर ये वाई है तो इधर क्या होगा, वाई डैश होगा, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। ये ऊपर की ओर जो है जेड एक्सिस खींच दिए, नीचे क्या होगा, इधर जेड डैश होगा, ठीक है। ये हमारा एक्सिस पर इस यूनिट सेल को रिप्रेजेंट कर दिए हम लोग, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है जो हम यहाँ पर एज्यूम करेंगे, याद रखिएगा, वैसे तो जो लेंथ सब है उसको आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं, मान सकते हैं, एक्स वाई जेड कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन बात ये है कि पूरा बुक जो है आपका एनसीईआरटी जो भी बुक सब है ना, वो सभी एक कांस्टेंट वैल्यू कांस्टेंट नोटेशन दिया हुआ है, तो उसी नोटेशन को हम लोग को भी यूज़ करना है। ध्यान दीजिएगा, वही नोटेशन हम लोग यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर लिखे कि एज लेंथ हम यहाँ पर x लिख दिए, एक्स वाई जेड मान लिए। अब बुक में आपको ए बी सी दिया हुआ रहेगा, पता ही नहीं चलेगा कि वहाँ पर कि कौन सा ए है कौन सा बी है क्या सी है, पता ही नहीं चलेगा। हम एंगल अल्फा बीटा गामा मान लिए और फिक्स कर दिए कि फल्ला फल्ला के बीच अल्फा बनेगा,
जैसे बी और सी के बीच में मान लीजिए अल्फा बनेगा, आपको वहाँ पर अगर ये मतलब अल्फा बीटा गामा आप किसी को भी मान लीजिएगा, अगर उल्टा पुल्टा किसी को भी मान लीजिए अल्फा बीटा गामा अगर मान लीजिएगा तो दिक्कत हो जाएगा। वहाँ पर बुक में अगर अल्फा का वैल्यू दिया हुआ रहेगा तो समझ में नहीं आएगा कि अल्फा क्या किसके बीच में बन रहा है, ठीक है। तो इसीलिए जो है नोटेशन, चूंकि बुक कांस्टेंट रखा हुआ है, इसलिए जो नोटेशन हम लोग यहाँ पर करने जा रहे हैं वही नोटेशन आपको भी लेना है। एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो यहाँ पर एज लेंथ आप देख रहे हो उसको आपको एज्यूम करना है ए, ये हो गया यहाँ से यहाँ तक ए हो गया। एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो एज लेंथ है यूनिट सेल की उसको क्या मान लिए, ए मान लिए, ठीक है, याद रहेगा। वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो एज लेंथ है उसको बी मानना है, ठीक है, याद रहेगा ना। जेड एक्सिस के अलॉन्ग जो है एज लेंथ उसको क्या मानना है, सी मानना है, स्मॉल लेटर में सब कुछ मानना है, ठीक है। इतना कम कर लिए, यानी कि हमारे पास जो एक्सियल लेंथ हो गए वो कितने हो गए, 3 टाइप के हो गए, ए बी और सी। ए अलॉन्ग एक्स एक्सिस, बी अलॉन्ग वाई एक्सिस, सी अलॉन्ग जेड एक्सिस। ये तीनों पैरामीटर्स है यूनिट सेल के, पैरामीटर्स है यूनिट सेल के। इसका मतलब ये कि अगर इसमें थोड़ी सी भी किसी की शेप, किसी की भी लेंथ को थोड़ी सी भी टेढ़ी मेढ़ी कर दी जाए, मतलब कि छोटा बड़ा कर दिया जाए, तो ये पूरा शेप जो है उससे क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, डिफर हो जाएगा, ठीक है। और इतना ही नहीं, यहाँ पर कुछ चीज़ें और है। यहाँ पर क्या है, तो बी और सी के बीच में बनने वाला एंगल, सी और ए के बीच में बनने वाला एंगल, और फाइनली ए और बी के बीच में बनने वाला एंगल। ये तीनों एंगल भी जो है यहाँ पर एक्स वाई एक्सिस के बीच में एंगल, वाई जेड एक्सिस के बीच में एंगल, और एक्स जेड एक्सिस के बीच में एंगल जो है वो हमारा, देखिए यहाँ पर आपने तो पढ़ा है कि एक्स वाई जेड यहाँ पर म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, लेकिन हमारा यूनिट सेल में क्या होता है ना, ये तो 3D अरेंजमेंट था, इसलिए हम लोग को 3 एक्सिस की जरूरत पड़ी समझने के लिए। लेकिन यूनिट सेल में जरूरी नहीं कि ये परपेंडिकुलर, यानी कि हर साइड, हर जो एजेस है वो एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, किसी भी एंगल पर वो हो सकता है। इसीलिए यहाँ पर जो हम लोग उसको एज्यूम करके चलेंगे, और एजम्पशन क्या लेना है वो ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर बी से शुरुआत करना है, बी और सी के बीच में जो एंगल बनेगा उसको मानना है अल्फा। याद रहे यहाँ पर अल्फा जो मानेंगे वो किसके बीच का एंगल, बी और सी के बीच का एंगल। स्टार्टिंग बी से करना है, बी सी एंड ए, एंड लास्ट ए एंड बी। क्या याद रहेगा, बी सी ए बी। शुरुआत ए बी से नहीं करना है, शुरुआत कहाँ से करना है, बी से। तो बी सी ए एंड ए बी। बी सी के बीच में अल्फा, सी ए के बीच में बीटा, और ए बी के बीच में जो एंगल बनेगा उसको क्या मानेंगे हम लोग, गामा मान लेंगे। यही आपको भी मानना है, ठीक है ना। यहाँ पर बी सी हो गया ये वाला एंगल, बी और सी के बीच में एंगल ये हो गया अल्फा, सी और ए के बीच में एंगल ये हो गया बीटा, और ए बी के बीच में ये एंगल है, क्या मान लिए इसको, गामा मान लिए, ठीक है। तो कुल मिलाकर के हमारे पास अब 6 पैरामीटर्स हो गए, ए बी सी 3 एक्सियल लेंथ हो गए, और अल्फा बीटा एंड गामा जो है ये 3 इंटरफेसियल एंगल, 2 फेस के बीच में बनने वाला ये एंगल है, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पर ये वाला फेस और ये वाला फेस के बीच में बनने वाला एंगल कुछ और है ना। तो 2 फेस के बीच में बनने वाला एंगल जो है वो इंटरफेसियल एंगल कहलाता है, या 2 साइड के बीच में, आप 2 एजेस के बीच में भी कह सकते हो कि एंगल जो बन रहा है उसको इंटरफेसियल एंगल बोलेंगे। ये हमारे पास अल्फा बीटा गामा है और एक्सियल लेंथ ए बी एंड सी है। ये 6 ऐसे फैक्टर्स है जिस पर यूनिट सेल का शेप डिपेंड करता है, यूनिट सेल की ज्योमेट्री डिपेंड करती है। तो इन्हीं 6 फैक्टर्स को बोलते हैं यूनिट सेल के पैरामीटर्स। तो मतलब कि इसको डिफाइन करेंगे, कोई बोलेगा पैरामीटर्स क्या होता है तो इसको ऐसे एक्सप्लेन करेंगे, द फैक्टर्स ऑन विच शेप ऑफ यूनिट्स सेल डिपेंड, है ना। शेप लिखो या ज्योमेट्री लिख दो, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है ना। वैसे फैक्टर्स जिस पर यूनिट सेल की ज्योमेट्री डिपेंड करती है उसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पर क्या, तो पैरामीटर्स बोलते हैं, ठीक है। उसको लोग क्या बोलते हैं, ये पैरामीटर्स का डेफिनेशन हो गया। कितने पैरामीटर्स हो गए हमारे पास, देयर आर 6 पैरामीटर्स ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल के कितने पैरामीटर्स होते हैं, 6 पैरामीटर्स होते हैं। कौन कौन होते हैं, तो यहां पर हो गया एक्सियल लेंथ जिसको एज लेंथ भी बोलते हैं, ए बी एंड सी। ए किसके अलॉन्ग, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, बी किसके अलॉन्ग, वाई एक्सिस के अलॉन्ग, एंड सी जेड एक्सिस के अलॉन्ग हो गया। एंड इंटरफेसियल एंगल्स
ये भी हमारे पास पैरामीटर्स है, अल्फ़ा किसके बीच में, बी सी के बीच में, बीटा सी ए के बीच में, एंड गामा ए बी के बीच में बनने वाला एंगल है। तो टोटल कितने हो गए पैरामीटर्स, 6 पैरामीटर्स हो गए जिस पर कि यूनिट सेल का शेप डिपेंड करता है। अब यही बात है कि अगर मान लीजिए एक सवाल आपसे कहूं कि जिस यूनिट सेल में a इक्वल टू बी इक्वल टू सी होगा, यानी सभी एक्सियल लेंथ इक्वल है और अल्फा बीटा गामा सभी जो है वो 90 डिग्री है, तो बताइए वो कौन सा यूनिट सेल होगा। तो परफेक्टली आप बोलोगे कि सभी साइड्स इक्वल है और सभी एंगल 90 के हैं, तो डेफिनेटली ये क्यूब बनेगा। तो ये यूनिट सेल कैसा बनेगा, क्यूबिक बनेगा कुछ इस तरह से, ठीक है। क्यूब में आप देखो अच्छे से, तो सभी जो है सभी लेंथ्स इक्वल है, सभी ए ही है ना, ए का मान भी ए है, बी भी यहाँ पर एक इक्वल ही है, सी भी एक इक्वल है, और सभी एंगल कितने हैं यहाँ पर 90 डिग्री यहाँ पर एंगल्स बन रहे हैं, ठीक है। तो जब ये कंडीशन आया तो क्यूबिक हो गया। अब अगर ये कंडीशन ना आए, मे बी ए इक्वल टू बी या नॉट इक्वल टू सी हो जाए, तब क्या होगा कंडीशन। तो ऐसे करते करते डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ चेक की गई और पाया गया कि दुनिया भर में कितने क्रिस्टल्स हैं, 7 तरह के बेसिक क्रिस्टल्स पाए गए हैं या बने हैं अभी तक, चाहे वो क्या कहते हैं नेचुरल हो या आर्टिफिशियल हो, जो भी सॉलिड्स बने हैं क्रिस्टलाइन, वो 7 तरह के ही बनाए गए हैं, ठीक है, मिले हैं। तो उन 7 के स्ट्रक्चर, 7 के नाम और 7 की जो ये कंडीशंस हैं वो जो है कैसे याद रखें, उसके लिए हम आपको एक ट्रिक देने वाले हैं। ट्रिक कैसे, तो एनसीईआरटी में उसका एक टेबल दिया हुआ है, लेकिन टेबल में क्या है, टेबल आप कितना रटोगे, 7 का, 7 में ये इसका एक अलग रिलेशनशिप होगा, इसका एक अलग रिलेशनशिप होगा, तो आप वहाँ से याद करते करते बोर हो जाओगे, याद होगा फिर भूल जाओगे। लेकिन जो ट्रिक देने वाले हैं उस ट्रिक से आपको एक बार में इसी क्लास में याद हो जाएगा। ऐसा हमको 100% भरोसा है कि कोई भी बच्चे हो उसको वो ट्रिक से वो याद कर ही लेगा, ठीक है, टोटली याद हो जाएगा, क्लास में ही याद हो जाएगा, इसी क्लास में याद हो जाएगा। तो चलिए उस ट्रिक को सीखते हैं जिससे कि आप लोग 7 बेसिक क्रिस्टल के नाम और उनके जो मेनली ये कंडीशंस है वो याद कर लो। देखिए यहाँ पर इस पर सवाल पूछता है ऑब्जेक्टिव में, क्या पूछता है, आपको मान लीजिए ऐसा ही कोई रिलेशनशिप दे दिया, बोल दिया अल्फा ए इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी है, अल्फा बीटा गामा सारे 90 डिग्री है, बताओ इनमें से वो कौन सा क्रिस्टल है, ये दे दिया। या फिर एक देगा कि ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल में क्या कहते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल, इन 4 ऑप्शन में से किन में करेक्ट रिलेशन जो है ऑर्थोरोम्बिक से मैच होता है। तो आपको याद रहेगा तब ना, और अगर याद उल्टा पुल्टा करके जाओगे तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे कि ये था कि वो था। इसलिए यहाँ पर एक ट्रिक दे रहे हैं और इस ट्रिक में आराम से आपको याद हो जाएगा, अच्छे से सब कुछ याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग इस चीज़ को आप लोग नोट कर लीजिए, हम लोग चलते हैं उस 7 बेसिक क्रिस्टल को पढ़ाई करने के लिए, उसके ट्रिक्स को समझने के लिए, ठीक है। तो इसको इरेज करना है अब। तो यहाँ पर हम लोग शुरुआत करने वाले हैं 7 बेसिक क्रिस्टल्स के उस टेबल को याद रखने के ट्रिक के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 7 बेसिक क्रिस्टल्स है या यूनिट सेल है, उनको सीखने का ट्रिक क्या है ना। उनके यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, क्रिस्टल्स के यहाँ पर नाम लिखेंगे, एक्सियल लेंथ में क्या रिलेशन है वो लिखेंगे, इंटरफेशियल एंगल्स में क्या रिलेशन है वो लिखेंगे। ध्यान दीजिए यहाँ पर हम लोग को बस एक ही पॉइंट में यहाँ पर याद रखना है, आपको एक ही पॉइंट क्या याद रखना है, 2-3 बार पढ़ोगे याद हो जाएगा, क्या है वो, तो CTOR HMT आपको ये पॉइंट्स याद रखने हैं। क्या याद रखोगे, CTOR HMT, मेरे साथ दोहराओ, CTOR HMT 2-3 बार पढ़ोगे याद हो जाएगा, CTOR HMT, ठीक है, याद हो गया ना, CTOR HMT ये याद हो जाएगा आपको। तो यहाँ पर ये फर्स्ट लेटर इसी सीरियल में याद करना है आपको, CTOR HMT, ठीक है ना, इसी सीरियल में याद कर लो इसको, अच्छे से, बड़ी अच्छे से याद कर लो कि मजा आ जाएगा, ठीक है। अब देखो नाम, सेकेंड पॉइंट आता है नाम। तो भाई साहब नाम में कुछ रखा नहीं है, नाम तो आपको अपने दोस्त के नाम भी याद रखने पड़ते हैं, तो नाम तो याद रखना पड़ेगा भाई, ठीक है ना। नाम यहाँ पर याद रख लो, C फॉर होता है क्यूबिक, C फॉर क्या है, क्यूबिक, T फॉर टेट्रागोनल, T फॉर टेट्रागोनल यानी 4 एंगल वाला, ठीक है, O फॉर ऑर्थोरोम्बिक, O फॉर ऑर्थोरोम्बिक, R फॉर रोम्बोहेड्रल, H फॉर हेक्सागोनल, M फॉर मोनोक्लिनिक,
एंड T4 ट्राइक्लिनिक, ठीक है, M4 मोनोक्लिनिक एंड T4 ट्राइक्लिनिक। तो यही याद रखना है आपको, C4 क्यूबिक, T4 टेट्रागोनल, O4 ऑर्थोरोम्बिक, R4 रोम्बोहेड्रल, H4 हेक्सागोनल, M4 मोनोक्लिनिक एंड T4 ट्राइक्लिनिक। ये नाम आपको याद रखने हैं। नाम 2-3 बार लिखोगे तो याद हो जाएगा आराम से। तो नाम तो याद हो गया। अब चलते हैं यहाँ पर। भाई साहब यहाँ पर सबसे सुधरा हुआ क्रिस्टल जो है वो क्यूबिक होता है, सबसे सिंपल क्रिस्टल है, इसीलिए आपके एनसीईआरटी में केवल क्यूबिक की ही बात की गई है, ठीक है। थोड़ी बहुत हेक्सागोनल की बात की गई है, बाद की क्यूबिक के बारे में ही आपको पूरा पढ़ना है इस चैप्टर में, ठीक है। तो सबसे सुधरा हुआ स्ट्रक्चर क्यूबिक का ही होता है। सबसे बिगड़ा हुआ बेटा कौन है यहाँ पर? ट्राइक्लिनिक है। सबसे सुधरा हुआ कौन है? क्यूबिक है। सबसे बिगड़ा हुआ कौन है? ट्राइक्लिनिक है, ठीक है ना। तो क्यूबिक में क्या कंडीशन है, तो यह सभी आप लोग जानते हैं। क्यूबिक में हर लेंथ इक्वल है, हर एंगल भी इक्वल है, और सारे एंगल कितने हैं? फिक्स है, 90 है। और नीचे वाला कंडीशन सब ठो में नॉट इक्वल लगा दो, ठीक है। नीचे वाला सबसे खराब है। ए नॉट इक्वल टू बी, नॉट इक्वल टू सी, अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा, नॉट इक्वल टू गामा, ठीक है, एंड नॉट इक्वल टू 90 आल्सो। मतलब क्या, यहां पर कोई एंगल आपस में बराबर नहीं है और 90 तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। इस केस में वहां पर सारे एंगल बराबर है और 90 ही है, सारे एज लेंथ बराबर है, और यहां पर कोई भी एज लेंथ आपस में बराबर नहीं है, सबकी लेंथ क्या है? अलग अलग है। सबसे खराब बिगड़ा हुआ स्ट्रक्चर इसी का होता है, ठीक है ना। अब जरा सोचिए यहाँ पर कि अगर ऐसा कंडीशन है तो ऐसा कंडीशन में फिक्स नहीं है कि शेप कैसा होगा। कोई आदमी बनाएगा वहाँ पर एंगल ले लेगा, क्या कहते हैं 45 ले लेगा, कोई आदमी बनाएगा एंगल 60 ले लेगा, कोई आदमी 120 एंगल लेकर चलेगा, ठीक है, सब में ये वैलिड होगा। तो इसीलिए इन सब शेप्स की स्टडी नहीं करनी है। अगर स्टडी करोगे तो कोई आदमी कुछ और बनाएगा, फिर कोई आदमी कुछ और बनाएगा, फिर लड़ाई करते रहना कि मेरा ट्राइक्लिनिक सही स्ट्रक्चर है, तो उसका बोलेगा कि मेरा ट्राइक्लिनिक सही बनाया है स्ट्रक्चर। सब सही है आपस में, क्योंकि यहाँ पर जब आदमी ही बेकार है तो उसको एक्सप्लेन करने वाला जो है ना वो मूर्ख ही होता है, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पर इसको एक्सप्लेन ही नहीं करना हम लोगों को। हम लोग को पढ़ाई करनी है क्यूबिक की और हेक्सागोनल की पढ़ाई करेंगे। अब देखिए इसमें करना क्या है, ट्रिक क्या है। ट्रिक देखिए यहाँ पर आपको यहाँ पर राइट साइड से जो है जो इक्वल है उसको नॉट इक्वल करते जाना है, एक एक करके राइट साइड से, ठीक है ना। तो ए इक्वल टू बी रखने दिए, नॉट इक्वल टू सी कर दिए, फिर नॉट इक्वल कर देंगे। ए नॉट इक्वल टू बी हो गया, नॉट इक्वल टू क्या हो गया? सी हो गया, ठीक है। अब तो कुछ कर ही नहीं सकते हैं, कुछ बचा नहीं करने के लिए। तो क्या करना है, जब कुछ बचे नहीं करने के लिए तो ये तीन चीज को फिर से रिपीट कर दो। क्या है यहाँ पर? ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, ए इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, एंड ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। कितना बढ़िया बात है यहाँ पर, देखो तो कितना अच्छा बात यहाँ पर लिखे है। क्या काम किए हैं यहाँ पर? शुरुआत में ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी कर दिए और नीचे में ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी कर दिए, तो फिक्स है। दूसरा कंडीशन क्या कि राइट साइड से हम खराब करते गए स्ट्रक्चर को। ए इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी हो गया, ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी हो गया, और जब खत्म हो गया कहानी तो ये तीन चीज को फिर से रिपीट कर दिए, हो गया ना। लेकिन देख लो ये ट्रिक तो है, टेबल तुम आराम से बना लोगे, लेकिन ये तभी है जब तुम इस नाम को सीरियल ऑर्डर में लिखोगे। तुम्हारे एनसीईआरटी में ये नाम थोड़ा सा उल्टा पुल्टा लिखा हुआ है, इसलिए वहाँ ये ट्रिक काम नहीं करेगा, वहाँ रखने के अलावा कोई चांसेस आपके सामने नहीं रहेंगे। लेकिन यहाँ पर आपको याद करना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर क्या है, अल्फा, अब एंगल की बारी यहाँ पर आती है। तो यही चीज़ 3 बार आपको रिपीट करना है। अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री। यहाँ भी अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू कितना हो गया? 90 डिग्री। चलिए ये 3 तो काम हो गया, 3 एंगल बिल्कुल सेम कंडीशन में है, 3 के, ठीक है। रोम्बोहेड्रल की बात करते हैं। तो रोम्बोहेड्रल वर्ड जो है वो रोम्बस से आया भाई। रोम्बस में क्या होता है कि स्क्वायर टाइप से ही सभी एजेस इसके इक्वल लेंथ के होते हैं, लेकिन 90 के एंगल नहीं होते हैं। और रोम्बोहेड्रल में क्या होता है, सारे एंगल इक्वल होते हैं आपस में, सारे एज लेंथ भी इक्वल होते हैं। देखो एज लेंथ तो इक्वल है ही भाई, है ना। और सारे एंगल भी इक्वल होते हैं, अल्फा जितना होगा उतना ही बीटा उतना ही गामा। लेकिन कंडीशन बस एक ही है कि 90 के बराबर नहीं होंगे। सभी एंगल 78 हो सकते हैं, सभी एंगल 70 हो सकता है, सभी एंगल 60 हो सकता है, सभी एंगल 120 हो सकता है, ऐसा पॉसिबल है। लेकिन जो है ना सभी एंगल 90 नहीं हो सकता है।
तो इस तरह से जो है ना यहाँ पर क्या है कि सारे एंगल तो बराबर है, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा, बट नॉट इज इक्वल टू कितना है यहाँ पर 90। कितना बढ़िया रिलेशन है। एंगल में क्या काम किया, यहाँ पर 3 चीज को रिपीट करवा दिए। चौथा में क्या कर दिए, अल्फा बीटा गामा। वैसे देख भी लेंगे रोम्बोहेड्रल है भाई, तो रोम्बोहेड्रल तो यहाँ पर सब कुछ सेम होगा, सारे एंगल बराबर होंगे, लेकिन 90 नहीं होगा। रोम्बोहेड्रल रोम्बस से आया है, सारे एजेस बराबर, और एंगल 90 नहीं होता है, लेकिन सभी एंगल बराबर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा रिलेशन हो गया इसका। यहाँ तो क्लियर है। चलिए हेक्सागोनल की बात करते हैं। तो हेक्सागोनल तो ऐसा वाला स्ट्रक्चर होता है। अगर 3D हेक्सागोनल बनाए हम तो वो ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा हेक्सागोनल का, ये इस पर गिरेगा, ये इस पर गिरेगा, ठीक है, और ये इस पर ऐसे गिरेगा। ठीक है, इस तरह से ये हेक्सागोनल है। प्लेन में जो एंगल है जमीन पर, तो वो ये एंगल है, ये ए है, ये हमारा बी है, और ए बी के बीच में जो ये एंगल है वो 120 डिग्री, आपको पता ही है हेक्सागन में 120 का एंगल बनता है। तो भाई ए बी के बीच में जो एंगल बनता है उसको तो हमने गामा नाम दिया है, गामा 120 फिक्स हो गया, और यही हाइट जो हमारा सी है। अब तुम बी पर तुम देखो सी, या फिर तुम ए पर देखो सी, ये ए पर तुम सी देखो या बी पर सी देखो, तुम दोनों ही पर ये जो सी चढ़ा हुआ है वो सी हाइट है, परपेंडिकुलर है, ये इस पर ही परपेंडिकुलर है, इस पर ही परपेंडिकुलर है। यानी कि सी का एंगल चाहे बी से बने चाहे ए से बने, सभी क्या है, परपेंडिकुलर है, 90 है। यानी कि अल्फा भी 90 है, बीटा भी 90 है, केवल गामा कितना है हेक्सागोनल में 120 है। ये तो समझने वाली बात हो गई। यहाँ तो नहीं भी याद रहेगा, वो भी तुम आराम से लिख लोगे, ठीक है ना। यहाँ क्या है, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 90, ठीक है, बट गामा कितना हो गया, 120 डिग्री हो गया। क्लियर हो गया। यहाँ पर अल्फा बीटा में दोस्ती करा दिए, साथ रख दिए इसको, और अगले केस में क्या करेंगे, अल्फा गामा में दोस्ती करा करते हैं। गामा को अलग कर दिए थे ना, इस बार गामा बोला कि भैया हम साथ रहेंगे। याद है जैसे कि कंप्रोमाइज़ हुआ था, याद है, कोई इपिक चैनल तुम लोग देखते हो, नहीं देखते हो, तो उसमें जो है ना, जब क्या कहते हैं त्रेता युग में जो है ना, राम लक्ष्मण, जब लक्ष्मण छोटा भाई बन गया था तो इतना ना सेवा किया था, सेवा किया, थक गया था बेचारा, थक गया, तो उसको गुस्सा आ गया, मने मन गुस्सा आता होगा, ये सेवा तो करता होगा लेकिन गुस्सा मने मन आ गया, गुस्सा आ गया। तो वहाँ पर जो है ना, राम भगवान से वंती में क्या बोलते हैं कि अगले जन्म में, मतलब कि यानी जब कृष्ण अवतार होगा तो उस समय में हम तुम्हारा बड़ा भाई बनेंगे और तुमसे सेवा करवाएंगे, ठीक है ना, और बलराम के रूप में पैदा लिया था। तो कॉम्प्रोमाइज़ उसी तरह से करना है, यहाँ पर भी कॉम्प्रोमाइज़ क्या करना है, यहाँ पर अल्फा बीटा साथ है, गामा को अलग भगा दिए हैं, और इस बार जो है ना अल्फा गामा को ले आते हैं साथ में। अल्फा और गामा जो है वो हो जाता है 90 डिग्री, और बीटा जो है ना भाई, यहाँ फिक्स नहीं है 120 जैसा, बीटा यहाँ पर 90 छोड़ करके कुछ भी हो सकता है, बीटा 90 छोड़ के कुछ भी हो सकता है। और हमको लगता है कि इतने पूरे टॉपिक में केवल यही वाला पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा कि बीटा 90 छोड़ के वहां पर कुछ भी हो सकता है। रिपीट करवा दे फिर से क्या, तो देखो यहां पर क्या काम किए, CTO और HMT पहले लिख लिए, फिर नाम याद कर लिए, ठीक है, C4 क्या होता है, T4 क्या होता है, याद कर लिए। फिर यहां पर क्यूबिक का तो हम लोग जानते हैं कंडीशंस, जो कंडीशन है यहां पर उल्टा कंडीशन चिपका देना है, यहां पर चिपका दी कंडीशन उल्टा। फिर यहां पर राइट से खराब करते गए, इस केस में 3 बार आया, फिर तीनों को रिपीट कर दिए, कहानी क्लियर हो गया। अब मान लो कि तुमसे पूछेगा एग्जाम में कि बताइए हेक्सागोनल में क्या कंडीशन है एज लेंथ का, तो तुरंत हम लोग पकड़ेंगे CTORH, 5वां नंबर पकड़ाया, इसमें सब बराबर, इसमें एगो डिफरेंट, इसमें तीनों डिफरेंट, फिर रिपीट किया तो इसमें सब बराबर, इसमें एगो डिफरेंट, यानी A बराबर B नॉट इक्वल टू C। अच्छा, हेक्सागोनल में क्या पकड़ाया, A इज इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C, पकड़ा गया ना, ठीक है। अब अगर पूछेगा कि यहाँ पर जो है ना क्या कहते हैं मोनोक्लिनिक मान लीजिए पूछे, या फिर क्या कहते हैं कुछ किसी का भी लेते हैं, रैंडमली ले लेते हैं यहाँ से हम लोग, मान लीजिए किसी का भी, जैसे कि चलो मोनोक्लिनिक लेते हैं, तो मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक ऐसे भी आता है, बर्बाद स्ट्रक्चर होता है, उसमें ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी होता है, ठीक है। मान लो ऑर्थोरोम्बिक ही लिया तो CTO, तो C में सब बराबर, T में एगो डिफरेंट, O में सब डिफरेंट, ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी हो गया। तो इस तरह से अगर ये ट्रिक याद रहेगा तो सारे एज लेंथ्स के रिलेशन आपको याद हो जाएंगे सभी के नाम का। पसंद आया है तो ज़रूर यहाँ पर अपने दोस्तों से शेयर करोगे और बोलोगे कि ये सबसे बेहतर ट्रिक है याद करने का, ठीक है। उसके बाद क्या है, एंगल्स की बात करते हैं। तो एंगल्स में क्या है, 3 एंगल, 3 चीज के एंगल जो है बिल्कुल इक्वल है, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री, ये तीनों का फिक्स है, ठीक है। चौथा में क्या है, रोम्बोहेड्रल है। रोम्बोहेड्रल रोम्बस में क्या होता है कि सभी एंगल इक्वल होते हैं बट 90 नहीं होते हैं,
तो वही है, सभी एंगल इक्वल तो है, लेकिन 90 कोई भी नहीं है। 70 है तो तीनों 70 होगा, ठीक है ना। अच्छा, हेक्सागोनल में यहाँ पर फिगर से स्पष्ट है कि जो ए बी के बीच का एंगल यानी गामा है वो 120 है, बाद बाकी जो है बी सी या ए सी यानी अल्फा बीटा दोनों क्या है 90 है, फिक्स है। ये भी तो समझ नहीं, ये तो कॉन्सेप्ट वाला बात हो गया, तो नहीं याद करोगे फिर भी याद रहेगा। और अगर हम बात करें यहाँ पर इसके क्या कहते हैं लास्ट पॉइंट की बात करें यहाँ पर मोनोक्लिनिक की, तो क्या करना है, कुछ नहीं, अल्फा गामा को साथ रख लेना है इस बार, अब बीटा को अलग कर देना है, वो भी नॉट इक्वल टू 90 करके, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो कि 7 बेसिक क्रिस्टल्स कौन कौन होते हैं, इनके एज लेंथ्स के बीच में रिलेशनशिप क्या है और इंटरफेशियल एंगल में रिलेशन क्या है, और बड़ी मज़े से आप लोग यहाँ पर सीखे भी होंगे और याद भी कर लिए होंगे। मेरे ख्याल से क्लासरूम में ही आपको याद हो गया होगा, क्लास में ही याद हो गया होगा, तो आपको एक्स्ट्रा 1-2 बार बस रिवीजन करने की जरूरत है, पक्का याद हो जाएगा। और डेफिनेटली बात है कि 100 बच्चे में से बस 1 बच्चा ही ऐसा होगा जो इस ट्रिक को पढ़ करके तुरंत ही एकदम कंप्लीट कर लेगा। मतलब कि जो सब इस ट्रिक को पढ़ा वो तुरंत कंप्लीट किया, जो नहीं कर रहा है कंप्लीट, जो ये नहीं पढ़ा है, याद रखिएगा उन 100 में से आप इकलौते ऐसे होइएगा जो कि इनके किसी भी क्रिस्टल्स के बारे में एकदम परफेक्ट एक ही बार में आप लोग सारे इन्फॉर्मेशन दे दोगे किसी भी क्रिस्टल पर, ठीक है। तो ये है 7 बेसिक क्रिस्टल्स और उनके पैरामीटर्स के बेसिस पर जो 7 तरह के यूनिट सेल को 7 तरीके से क्लासीफाई किया गया, इनके बारे में हमने पढ़ा। लेकिन अभी तक यहाँ कहानी शांत नहीं हुआ, कहानी तो अभी शुरू हुई थी बस, ठीक है, अभी तो बस स्टार्ट हुआ था। फिर जानते हैं साइंस में क्या होता है ना, साइंस में क्या कहते हैं, कोई आग बढ़िया से बुझती भी नहीं है, एक दूसरा आग लग जाता है। वही बात यहाँ पर भी है ना कि अभी तक क्रिस्टल 7 भाग में क्लासीफाई हुआ ही था कि एक कहीं से चले आए अगस्त ब्रेविस नाम के एक साइंटिस्ट चले आए। उन्होंने क्या कर दिया, एटम्स का अरेंजमेंट देखते हुए उन्होंने और भी क्लासिफिकेशन कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं भैया, क्यूबिक है ना, तो ऐसे बहुत सारे सॉलिड्स हैं जिसमें क्यूबिक स्ट्रक्चर है, लेकिन फिर भी एटम्स अलग अलग ढंग से अरेंज्ड हैं। सभी क्यूबिक है बट सभी के अंदर में यूनिट सेल जो है वो क्यूबिक है, लेकिन सभी में फिर भी एटम्स जो है वो अलग अलग पोजिशंस में बटे हुए हैं, उसमें अरेंज्ड है। तो उन्होंने कहा, तब क्यूबिक पर जब ऐसा मिला, सब पर रिसर्च किया, तो किसी में 3 टाइप्स मिले, किसी में 2 टाइप, किसी में 1 ही मिला, किसी में 4 टाइप मिला, मैक्सिमम 4 मिला, है ना। तो उनको उन्होंने नाम दिया ब्रेविस लैटिस, जो कि मैक्सिमम 4 टाइप के मिले उसको। तो उन चारों टाइप्स को बोलते हैं ब्रेविस लैटिस, और सभी में किसी में 3, किसी में 2, किसी में 4 करते करते 7 को 14 भाग में क्लासीफाई कर दिया गया, जिनको कि 14 ब्रेविस लैटिस कहा जाता है। तो याद रहेगा बेसिक क्रिस्टल्स कितने होते हैं, बेसिक लैटिस 7 होते हैं, और ब्रेविस लैटिस कोई पूछ दे तो कितना होता है, 14 होता है, जिसमें क्यूबिक के हिस्से में 3 आता है। सुना होगा आपने सिंपल, बीसीसी एंड एफसीसी। तो ब्रेविस लैटिस का जो क्लास है वो हम लोग अगले वीडियो में करेंगे, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होगा वो भी। तो उस क्लास को भी आप लोग अच्छी तरीके से करिएगा और डेफिनेटली उसका वीडियोस देखिएगा। आई होप आपको क्लास बहुत अच्छा लगा होगा, पसंद भी आया होगा और समझ में भी आया होगा, और डेफिनेटली इस चैनल को फॉलो करते रहिए, तो आपको ऐसे ऐसे ट्रिक्स और मिलते रहेंगे जिसमें कि आपको केमिस्ट्री इतना आसान लगने लगेगा जो आपने कभी सोचा भी नहीं था कि केमिस्ट्री कितना हार्ड होता है। कुछ भी नहीं होता है, बहुत ही ईजी होता है, ये हम आपको प्रूव करके देंगे, ठीक है। तो ऐसे ही रोज़ दिन आपके लिए वीडियो अपलोड होते रहेंगे, रोज़ दिन 24 घंटे में एक वीडियो आपको मिलती रहेगी, ठीक है। तो ऐसे ही क्लास करते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें, ठीक है। बस आपसे इतनी चाहिए कि दोस्तों में शेयर करें ताकि थोड़ा सा हमारा भी नाम फैले, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तो बेस्ट ऑफ लक एंड टेक केयर।